हेलो सर, वहाँ बारिश नहीं हो रही है क्या? बारिश के चक्कर में तो लेट हुआ हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते बेटा। आज का सेशन आज ही खत्म हो जाता, लेकिन थोड़ा सा इशू है आज। हमें थोड़ा सा टाइम और देना होगा। कल की क्लास में हम लोगों ने आईसीएच गाइडलाइंस के बारे में पढ़ा था कि आईसीएच जो गाइडलाइंस है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए एक जो कंट्रोलिंग बॉडी है, वो हमारा आईसीएच गाइडलाइंस के अंदर में आता है। और इसी गाइडलाइंस के अंदर में हमें सारी चीजें स्टडी करनी होती है, तो कहाँ पे क्या चीज है उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी था। आईसीएच का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल फॉर द ह्यूमन यूज। इसके बाद हम लोगों ने बेटा स्टडी किया था कि आईसीएच जो गाइडलाइंस है उसको अलग अलग स्टेबिलिटी के क्लाइमेट जोन में बांटा गया। और होपफुली कि आपको ध्यान भी होगा कि मैंने बताया था कि इंडिया को जो है इसमें जोन 3 और 4 बी में डाला गया। टोटल 5 जोन है इसमें, जोन 1, जोन 2, जोन 3 और 4 का हमारा 2 पार्ट है, 4A और 4B। तो हमारा जो इंडिया जो होगा जोन 3 और 4B के अंडर में आता है। ट्रिक के तौर पे मैंने आपको याद करने के लिए बताया था कि ये 3 वाला जो पार्ट है, हॉट एंड ड्राई, मतलब इंडिया जो है हॉट और ड्राई है, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी बहुत है। तो हॉट ड्राई जोन और हॉट हायर ह्यूमिडिटी जो है आपका इंडिया जोन के अंदर में आएगा। और बाकी जोन्स का भी आप एक बार जरूर से याद भी कर सकते हो। ये बेटा ना, चलो चलो अब हम लोग बात करेंगे बेटा कि आईसीएच के जो है टॉपिक्स है, इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। QSEM, Q फॉर क्वालिटी, S फॉर सेफ्टी, E फॉर एफिकेसी, और M फॉर क्या हो गया हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइंस। इस पूरे गाइडलाइंस के अंदर में बहुत सारी चीजें पढ़नी रहेंगी। और इसमें मैंने आप लोगों को क्वालिटी गाइडलाइन के अंदर में 14 जो हमारा एक है, हर को तो कर पाना पॉसिबल है नहीं, और आप इसको जुरिस्प्रूडेंस में आप इसको हो सकता है डिटेल से आप स्टडी भी करोगे। लेकिन जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट मींस आप सिर्फ अभी फार्मास्यूटिक्स का ही नहीं स्टडी कर रहे हो, फार्मास्यूटिक्स के अलावा जुरिस वाला पार्ट भी आपका इसी जगह से कवर हो जा रहा है ना। तो Q4 हो गया क्वालिटी गाइडलाइन, और इसमें टोटल आपके 14 पार्ट है। अब इस 14 पार्ट को मैंने आपको ट्रिक के बेस पे बोलने के लिए बोला था, और इस पेज में अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो मेरे को बताइए। ट्रिक सब जाके लिखे थे, मेमोराइज आपने किया था, समझ गए थे सब लोग? मैं एक बार और भी फिर से बता देता हूं कि हमने 1 से लेके ये 10 नंबर तक को हम लोगों ने क्या किया कि मान लो कोई बच्चा स्टडी करने के फेज में जाता है, तो पहले वो प्ले स्कूल में जाता है, और प्ले स्कूल में जाने के बाद में दूसरा फेज जो होता है वो होता है क्लास 1 का। इसका मतलब है पहली क्लास में जब आता है तो उस बच्चे को स्टेबिलिटी आती है, स्टेबल हो जाता है। उसके बाद में Q2 मतलब दूसरी क्लास से हम उस बच्चे का टेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उसका एनालिटिकल वैलिडेशन हो जाता है। तीसरे में बच्चा इंप्योर हो जाता है, उसको पढ़ने के लिए फार्माकोपिया देते हैं, तो टाइप 4 हमारा फार्माकोपिया हो गया। पांचवा हमारा 5वीं क्लास में आपका क्या हो जाएगा, और जब हम उसको किताबें देंगे पढ़ने के लिए, है ना, तो उसमें क्वालिटी आ जाती है। तो 5वीं क्लास में देखो ये क्वालिटी आ गई। इसके बाद स्पेसिफिकेशन होना शुरू है 5वीं क्लास से, जब वो 6वीं क्लास में जाकर स्पेसिफिकेशन होगा 6A और 6B। Q6A1 मतलब स्पेसिफिकेशन हुआ, उसके 2 सेक्शन बढ़ गए, 6A और 6B। उसके बाद में गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, है ना, इसके अलावा फर्दर उसका डेवलपमेंट होगा। 9वीं क्लास में बेटा फिर से वो इट मींस की 9th क्लास ऐसा टाइम होता है जब बहुत ही लाइफ रिस्क पे होती है कि आप अच्छा भी कर सकते हो, बुरा भी कर सकते हो। तो 9th हमारा हो गया क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, और 10वीं क्लास में अब हमें बोर्ड का एग्जाम देना होता है, तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी सिस्टम। इट मींस बोर्ड का एग्जाम आपकी क्वालिटी को चेक करता है। तो एक्सेप्ट आपने इसी चीज को आगे स्टडी करना है। उसके बाद डेवलपमेंट होगा, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट होगा, और फिर आप आ जाओगे बी फार्म में। तो बी फार्म में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस, और मैन्युफैक्चरिंग को करने के बाद में आपने उन सबका एनालिटिकल टेस्ट करना, एनालिटिकल डेवलपमेंट करना। इसके अलावा Q1 के अलग अलग से पार्ट है, इसके 6 पार्ट हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसको तो याद करना बहुत ही आसान होता है। 1A, ए जो होगा स्टेबल होगा, न्यू ड्रग के लिए होगा। B4 हो जाएगा बल्ब, तो फोटो स्टेबिलिटी। C4 हो जाएगा कैप्सूल, तो कैप्सूल एक डोजेस फॉर्म है। ब्रैकेटिंग और मेट्रेसिंग D4 हो जाएगा डिजाइन। E4 हो जाएगा इवैल्यूएशन। और इस तरह से करके सारे के सारे क्वालिटी गाइडलाइन आप आसानी तरीके से याद कर सकते हो, और आपको इजी तरीके से ये बन भी जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने इसको अच्छे तरीके से कर भी लिया होगा। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था कि जनरल पर्पस रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर हमारे 3 कैटेगरी हैं, लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और एक्सेलरेटेड। रेफ्रिजरेटर में लॉन्ग टर्म और एक्सेलरेटेड, और इसको लेके भी मैंने आपको ट्रिक के जरिए सारी चीजें बताई थी। पिछली क्लास में जो बच्चे एब्सेंट रहे होंगे उनको जरूर से प्रॉब्लम आएगा आज की क्लास में, अभी जो इसके एमसीक्यूज को बनाएंगे। लेकिन जो पिछली क्लास में थे, संडे वाली क्लास में, उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, और मैं मान ही नहीं सकता कि प्रॉब्लम आएगी। इसमें देखो, इस पे भी मैंने आपको फिर भी एक बार अभी मैंने ट्रिक बता भी दिया, यहाँ एक बार रिपीट भी कर दे रहा हूं मैं, ठीक है, एक बार और से देख भी जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बेटा, हमें इस चीज को देखना है, हमें इसको देखना है 25, 30 और 40। ह्यूमिडिटी की अगर मैं बात करूं तो 60, 65 और 70 लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट या एक्सेलरेटेड में आ जाएगा। अब रेफ्रिजरेटर है, तो रेफ्रिजरेशन में टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, 1 हो जाएगा, लॉन्ग टर्म में 5 डिग्री, और एक्सेलरेटेड में हमारा 25 है। इसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, और इसमें 60% की ह्यूमिडिटी है। अगर हम लोग बात करेंगे बेटा और भी फ्रीजर का, तो टेम्परेचर तो और भी माइनस हो जाएगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस जगह ह्यूमिडिटी नहीं होती है। तो अगर हम इस चीज को अच्छे तरीके से देखें कि इसको 12 महीने तक के लिए इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग टर्म है तो 12 महीने, लॉन्ग टर्म आप जो भी देख लो, लॉन्ग टर्म अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 12 मंथ, 12 मंथ और 12 मंथ है। लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म,
इंटरमीडिएट में 6 महीने, इंटरमीडिएट और एक्सेलरेटेड में 6 महीने, इंटरमीडिएट और एक्सेलरेटेड में 6 महीने, लॉन्ग टर्म में 12 मंथ होगा। याद करने की तो जरूरत ही नहीं है, आराम से बन जाएगा, ये आराम से हो जाएगा बेटा। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप इसको नहीं बना सको और आपसे ये ना बने। अब देखो इसके क्वेश्चंस बनाते हैं तो शायद और भी ज्यादा अच्छा फील होगा, गुड फील होगा। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर 2009 में और राजस्थान ड्रग इंस्पेक्टर 2012 में कि आईसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, आईसीएच का फुल फॉर्म कैसा होता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ हार्मोन, इंडियन कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। इजी सा क्वेश्चन है जो पूछा गया हुआ है, इजी सा क्वेश्चन है बेटा जो पूछा गया हुआ है। तो आईसीएच का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ हार्मोनाइजेशन। बहुत बढ़िया, ठीक है एवरीवन। इसके बाद आते हैं राजस्थान ड्रग इंस्पेक्टर 2012 और एम्स फार्मासिस्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द आईसीएच गाइडलाइन। इनमें से कौन सा आईसीएच गाइडलाइन से रिलेटेड नहीं है? पूजा पाटिल बहुत अच्छे, उमर, आशीष, भावेश बहुत बढ़िया, पंकज। बेटा बाकी क्वेश्चन के लिए अभी कोई टाइम नहीं है, अभी से तो क्वेश्चन और आंसर करो ध्यान देके सब। श्रद्धा, खुशी, अनिकेत, तन्मय, सिद्धि, सोमेश बहुत बढ़िया। आंसर क्या हो जाएगा? कॉस्ट, QSEM, ठीक है। क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी और मैनेजमेंट, ये हमारा आईसीएच गाइडलाइन का जो 4 वर्ड है QSEM, इस चारों वर्ड को ध्यान रखेंगे। इसमें कहीं पे भी कॉस्टिंग से रिलेटेड कोई चीज नहीं है। क्वालिटी, सेफ्टी, इफिकेसी, है ना। चलो QSEM। नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट कवर अंडर द डैश आईसीएच गाइडलाइन। स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट कवर अंडर द डैश आईसीएच गाइडलाइन। क्वालिटी गाइडलाइन, सेफ्टी गाइडलाइन, इफिकेसी गाइडलाइन, मल्टी डिसिप्लिनरी गाइडलाइन। कमल नमस्ते सर, प्री फॉर्मुलेशन अच्छे से समझ में आ रहा है, गुड। स्टेबिलिटी टेस्टिंग हमारा किसके अंदर में आ जाता है? क्वालिटी गाइडलाइंस के अंदर में आ जाता है। क्वालिटी गाइडलाइन, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट कवर अंडर द डैश गाइडलाइन, तो आपका आंसर हो जाएगा क्वालिटी गाइडलाइंस। चलो आते हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया इस साल जीपैट 2025 का। अकॉर्डिंग टू द आईसीएच गाइडलाइन फॉर द स्टेबिलिटी स्टडीज, क्लाइमेटिक जोन 2 टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर रिस्पेक्टिवली। क्लाइमेटिक जोन 2 की बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू द आईसीएच गाइडलाइन फॉर द सेफ्टी स्टडीज, क्लाइमेटिक जोन 2 टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी आर रिस्पेक्टिवली। अब तो आ गया है तो आराम से बना लोगे, सबसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कैसा पूछा गया बेटा, ये देखो तुम्हारा आ जाएगा जोन 2 की बात हो रही है, तो टेम्परेचर हमारा कितना हो रहा है? 25, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमारी कितनी हो रही है? 60। कल भी मैंने याद करने का तरीका आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से याद इसको करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60%। इसका मतलब है कि इंडिया जोन के अलावा दूसरे जोन के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो इंडिया जोन के अलावा हमें दूसरे जोन को भी ध्यान में रखना है, प्लस माइनस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। मेन जो हमारा मेन पार्ट है उसको हमें दिमाग में सेट करके रखना है। अगर जिसको याद हो जाएगा वो आराम से इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। और अगर मैं सही बोल पा रहा हूँ तो आप लोगों को जरूर से इस चीज को बोलना भी चाहिए कि हाँ सर हमें ये अब हो जाएगा। अगर आईसीएच गाइडलाइन से कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमसे छूटेगा नहीं, हम इसको जरूर से बना के आएंगे, है ना। और हम इस चीज को लेके कॉन्फिडेंट है और हमें इसको याद करना है, रिवीजन करना है और थोड़ी सी मेहनत करके देनी है, बाकी काम तो हो चुका है। चलो वेरी गुड एवरीवन। चलो दिव्यांश हो जाएगा सर, कृष्णा, यश सर, दिव्यांश, खानो पात्रा वेरी गुड, उमर चलो वेरी गुड, सुहानी बहुत अच्छे, मनीष हो जाएगा, सब बना लोगे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। जीपैट 2023 शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट जोन एज पर द WHO क्राइटेरिया रिफर्स टू द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। कौन सा होगा? इंडिया जो है हॉट भी है, ह्यूमिड भी है। देखो आराम से बनेगा, थोड़ा सा बस चीजों को पकड़ने की जरूरत है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो छोड़ के आते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चन, अब देखो ये 2000 अभी भी पूछ लिया, 23 में भी पूछ लिया, तमिलनाडु DI में भी पूछ लिया, राजस्थान में भी पूछ लिया, एम्स फार्मासिस्ट में भी पूछ लिया, अलग अलग जगह पूछ लिया गया हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा? जोन 4 हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्लियर है? इंडिया जो है जोन 3 और 4B, जोन 3 और 4B के अंदर में आता है। जोन 3 हॉट है और जोन 4B जो है हॉट और ह्यूमिड है, तो 4B तो है नहीं दिया हुआ, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2021 का क्वेश्चन पूछा गया हुआ। आईसीएच गाइडलाइंस दैट डिस्क्राइब्स द एनालिटिकल वैलिडेशन आर आईसीएच Q2, Q7, Q8, Q9। जिसको स्टोरी पता होगी बना देगा वो। वैलिडेशन हो रहा है, आईसीएच गाइडलाइन दैट डिस्क्राइब द एनालिटिकल वैलिडेशन। वैलिडेशन कब हो रहा था? Q1 में। Q1 में क्या हो रही थी? Q1 में क्या हो रहा था? Q2 में क्या हो रहा था? याद आ रहा है?
वन में तो हमने बच्चा जब स्टेबल होता है तो उसको Q1 में, और मतलब पहली क्लास में स्टेबल हो रहा है, पहली क्लास में क्या हो रहा है बेटा, वो स्टेबल होता है। दूसरी क्लास में हम उसको क्या करते हैं, वैलिडेट करते हैं, वैलिडेशन होता है, उसका टेस्टिंग होती है, होता है, याद आ गया। तो Q2 तीसरी क्लास में इंप्योरिटीज आ जाती है। तो ऐसे ही कैसे बोल बोल के थोड़ा थोड़ा याद करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अगला क्वेश्चन, नाइपर जी 2024 का क्वेश्चन है, ICH Q9 स्टैंड्स फॉर एनालिटिकल वैलिडेशन, इंप्योरिटीज, स्टेबिलिटी या क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। अरे जोन 3 कैसे हो सकता है, पूछा गया हॉट एंड ह्यूमिड, जोन 3 में ओनली हॉट होता है, ह्यूमिड नाम की चीज नहीं है, जोन में तो क्लियर कट है लिखा हुआ, तो फिर जोन 3 क्यों करना चाह रहे हो, जोन 4 तुम्हारा हॉट एंड ह्यूमिड है। तो 9वीं क्लास में हमारा जीवन क्या होता है, हमें बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाना है, बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जाना है, तो हमारा लाइफ जो है वो कैसा रहता है, रिस्क पे रहता है। तो हमारा जीवन ये रिस्क पे है, तो मतलब क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट इज द करेक्ट आंसर। तो ICH Q9 इज स्टैंड फॉर द क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आ जाइए क्वेश्चन, व्हाट डज ICH Q8 प्राइमरली फोकस ऑन, नाइपर जी 2024 का क्वेश्चन, Q8 प्राइमरली किस चीज पे फोकस्ड होता है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग, फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट या गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। जल्दी से बताइए। चलो बहुत बढ़िया, तो याद तो हो चुका है, आंसर हो जाएगा फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट, सब बता दिया है। अब आ जाओ क्वेश्चन, उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर 2024 का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, गाइडलाइन ऑफ द ICH विच डिस्क्राइब्स द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इनमें से कौन है, ICH Q8, ICH Q9, ICH Q10, ICH Q11। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, guideline of ICH which describes the quality management system, ICH Q8, ICH Q9, ICH Q10, ICH Q11। आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ICH Q10। जिन्होंने ट्रिक को याद कर लिया कल की क्लास में, आज की क्लास में रिवाइज भी करा लिया, उसके लिए ये हलवा जैसा क्वेश्चन है। और जिन्होंने नहीं किया होगा, अपने सर के बाल नोचो, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर तो उसको पुराने वीडियोस को जाके देखो, तभी जाके तुम्हारा क्लियर होगा, है ना। तो कल की क्लास का रिकॉर्डिंग आ गया होगा, क्लास के बाद में जाके देख लेना। आज ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है GPAT 2021 में, which of the following ICH harmonized tripartite guideline related to the stability provides approaches that allows for bracketing and matrixing design for stability testing. This is especially important when a new drug product is to be commercialized with multiple strength in multiple packaging configuration। बेटा बाकी चीजें तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। Q1 में जो 6 थे ABCDEF, तो B फॉर बल्ब था, C फॉर कैप्सूल एज ए न्यू डोसेज फॉर्म, और D फॉर हो जाएगा तुम्हारा डिजाइनिंग, मैट्रिक्सिंग और ब्रैकेटिंग डिजाइनिंग। आंसर नंबर B तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा गया GPAT 2023 शिफ्ट 2 में, और सेम क्वेश्चन पूछा गया गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर 2021 में। अब बनाइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ICH हार्मोनाइज्ड guideline related to the stability provides the general requirement for the stability testing of the new drug substance and products। न्यू ड्रग सब्सटेंस प्रोडक्ट किसका आएगा, न्यू ड्रग जैसे ही आएगा तो ए में तुम्हारा न्यू ड्रग था, बी में फोटोलाइसिस था, सी में कैप्सूल एज ए न्यू ड्रग था। तो ऐसे करके आराम से बना दोगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो बार बार पूछ रहे थे सर ये R2 क्या है, इसका भी सब डिवीजन है, डॉक्यूमेंट सब होते, ठीक है। आज ये क्वेश्चन GPAT 2013, नाइपर जी 2020, जम्मू कश्मीर ड्रग इंस्पेक्टर 2013, स्टडी कंडीशन फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग, लॉन्ग टर्म पूछा जा रहा है। स्टडी कंडीशन फॉर द लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ द न्यू ड्रग इज 30 डिग्री, 65, 30, 75, 40, 65, 40 और 75। इसमें चारों खाने चित हो गए, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 65 रिलेटेड ह्यूमिडिटी, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी में देखना होगा तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक्सेलरेटेड ड्रग स्टेबिलिटी इज डन एट, एक्सेलरेटेड ड्रग स्टेबिलिटी इज डन एट, एक्सेलरेटेड स्टडी इज, अब मान लो कि एक्सेलरेटेड है तो तुम्हारा 6 महीने वाली बात तो आ नहीं रही, कौन सी आ रही है, एक्सेलरेटेड, और उसके लिए था ना 6 महीना। देखो यहाँ पे फिर से देखते हैं, आ जाओ दोबारा फिर से चार्ट को दिमाग में लाओगे। एक्सेलरेटेड के लिए हम लोगों ने क्या किया था, 6 मंथ का समय लिया था। ये देखो लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीना, इंटरमीडिएट और एक्सेलरेटेड के लिए 6 महीना। देखो एक्सेलरेटेड के लिए 6 मंथ, एक्सेलरेटेड के लिए 6 मंथ। अब देखो लॉन्ग टर्म का तो पूछ लिया गया, ये 30 और 65 12 महीने के लिए। अब तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ABCD में मान लो तुम्हें डेटा अगर नहीं भी याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कि बनाने में किसी तरह की परेशानी करोगे, क्योंकि एक्सेलरेटेड के बारे में आपको मालूम है कि 6 महीने का है, तो 12 महीने वाला तो कोई डेटा ही नहीं है। 40 और ऑप्शन नंबर डी 40 डिग्री 75 5% फॉर द
6 मंथ, आराम से बना दोगे, ऐसे ही बन जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हरियाणा डीआई 2019 का क्वेश्चन। फॉर द एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग फॉर द ड्रग सब्सटेंस एंड देयर फॉर्मुलेशन इंटेंडेड टू बी स्टोर्ड इन ए रेफ्रिजरेटर फॉर द स्टेबिलिटी कंडीशन आर। बेटा ये रेफ्रिजरेटर की बात होने लग गई है, रेफ्रिजरेटर की बात होने लगी। बेटा कोई कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है, जिसको डेटा याद रहेगा वो आराम से बना लेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। रेफ्रिजरेटर के लिए क्या था? स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर कंडीशन। रेफ्रिजरेटर के लिए क्या कंडीशन था? आओ देखते हैं फिर से हम लोग पीछे जाके। रेफ्रिजरेटर के लिए जो कंडीशन है हमारा, जस्ट अ मिनट, चलिए देखते हैं। रेफ्रिजरेटर के लिए लॉन्ग टर्म के लिए 5 डिग्री नो ह्यूमिडिटी, एक्सेलरेटेड के लिए 25 डिग्री और 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी 6 मंथ के लिए। अब देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया हुआ है, तो क्वेश्चन में एक्सेलरेटेड है, लॉन्ग टर्म तो पूछा नहीं, पूछा है किस चीज के बारे में? एक्सेलरेटेड के बारे में। जस्ट अ मिनट, जस्ट पीछे 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 क्या पूछा है आपसे? एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी पूछा है, लॉन्ग टर्म तो पूछा नहीं है। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी पूछा गया है, लॉन्ग टर्म नहीं पूछा। तो एक्सेलरेटेड के लिए रेफ्रिजरेशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 60% क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आ जाएगा। डेटा जिसको याद रहेगा वो बना पाएगा। नेक्स्ट आते हैं यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर 2023 का पेपर। WHO गाइडलाइन ऑन द स्टेबिलिटी स्टडीज recommended storage of the pharmaceutical products at the different temperature and relative humidity in different zone. The temperature and humidity recommended for the zone 4B are 4B के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितना रिकमेंडेड है? तो ये भी है डेटाबेस क्वेश्चन है। 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए और 70% क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगा। बेटा आपको जो भी चार्ट बताए गए हुए हैं, जो भी चार्ट आपको बताए गए हुए हैं, अगर आप उन चार्ट को अच्छे तरह से एक बार याद कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे कि लॉन्ग टर्म के लिए 12 महीने है, एक्सेलरेटेड के लिए 6 महीने है, इतना ह्यूमिडिटी, इतना टेम्परेचर, तो आराम से आपसे बन जाए। अलग अलग जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 1, 4B, ठीक है। जगह जगह पे ट्रिक बता दिया, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, कुछ वीडियो देखोगे, अपने नोट्स बनाओगे, सारे क्वेश्चन तो अब तक में जितने पूछे गए थे, जितने एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स के आपको निकाल के दे दिया। अब कुछ ऐसा बचा है नहीं, वॉल पे जाके चिपका लो, याद करते रहो, पेपर में रिवीजन करते रहो, बन जाएगा। क्लियर है? चलो चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तन्वी, निशा, गुड। विशाल, बहुत बढ़िया। क्रिस्टल क्लियर है? चलो वेरी गुड। सर ट्रिक की वजह से सारा क्लियर हो गया। प्रियांक, बहुत बढ़िया। हो गया सबका क्लियर? चलो तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, और मुझे नहीं लगता कि अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे और आईसीएस से अगर क्वेश्चन आता है, और आता ही आता है क्वेश्चन, है ना, आता ही आता है क्वेश्चन, और देखिए हाल फिलहाल में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपोर्टेड भी नहीं है, रिपीटेड थे तो डाले नहीं। फार्मासिस्ट में बहुत सारी जगह पूछा गया हुआ है, रेलवे में, एम्स का तो मैंने दिखाया भी, नाइपर में पूछा गया हुआ है, जीपैट में, अलग अलग एग्जामिनेशन में जिसको पता होगा कि ये कॉन्सेप्ट है, वो कहीं का भी क्वेश्चन कहीं से बना सकता है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, चलो। और आज मैंने रिवीजन भी करा दिया था, जिन बच्चों का छूटा होगा तो, है ना। चलो आशीष आपके साथ सर ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन क्लास चल रही है। चलो अच्छा लग रहा है बेटा, बढ़िया बात है। ठीक है, तो एक बहुत ही मेजर पार्ट हम लोगों ने आज फिनिश कर लिया, जो कि काफी टाइम से चला आ रहा था, और वो पार्ट था बेटा हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक का। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक के लिए बल्क कैरेक्टराइजेशन, सॉल्युबिलिटी एनालिसिस, और कल की क्लास, पिछली 2 क्लासों से हम लोगों ने स्टेबिलिटी एनालिसिस को भी हम लोगों ने किया। मतलब इस पूरे को करने के लिए हम लोगों ने टोटल 10 क्लासेस हम लोगों ने लगाए, और लेकिन जो ये 10 क्लास है आपके पूरे फार्मास्यूटिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे तरह से बिल्डअप करेगा। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म की भी कुछ चीजें हम लोगों ने इस जगह पढ़ लिया, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट जो टेक्निक सब मैंने बताई थी, वो सॉल्वेंसी, हाइड्रोट्रॉफी, उन सबको भी देख जाएगा ना। इस जगह से क्वेश्चन अगर आता है तो बेटा आपसे छूटेगा नहीं। कार्स इंडेक्स हो गया, हॉजनर रेशियो हो गया, एंगल ऑफ रिपोज हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस और इफ्लोरेसेंट सब्सटेंस एक्सेट्रा, से बहुत सारे डिफिनिशंस मैंने बताए हुए हैं। तो उन सारे डिफिनिशंस को जरूर से याद रखोगे, फ्यूचर में आपके काम में आएगा, और फार्मास्यूटिक्स में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। और उस समय, जिस समय जब क्वेश्चंस जो कोई और नहीं बना रहा होगा, तो आप इस टॉपिक से क्वेश्चन को जरूर बना दोगे, क्योंकि इन टॉपिक्स को जल्दी कोई हाथ लगाता नहीं है। हर किसी का टारगेट होता है कि मेरे को टैबलेट पढ़ना है, कैप्सूल पढ़ना है, पेरेंटल पढ़ना है, ऑप्थेल्मिक पढ़ना है, एनडीडीएस करना है, लेकिन इन टॉपिक्स को कोई छूता नहीं है जल्दी, है ना, क्योंकि डिफिकल्ट भी है, बल्कि भी है, तो थोड़ा सा इसे परहेज करते हैं बच्चे। तो अपने को परहेज नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा ही, और छोड़ना है नहीं। चाहे एक भी क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन होता है, एक क्वेश्चन से सिलेक्शन आपका बिगड़ भी जाता है, इसलिए एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट और हमें हर जगह ध्यान देना है। चलो अब हम लोग बेटा बात करने वाले बेटा केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात, ठीक है, कि केमिकल इट मींस जो भी हमारा ड्रग फॉर्मुलेट होना है, फॉर्मुलेशन करना है, मार्केट में दवा आने से पहले हमें उन मेडिसिन का क्या करना होगा, केमिकल टेस्ट भी करनी होगी। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, इसमें जो सारी चीजें हैं लिखी हुई, इनमें से बहुत सारी चीजों के बारे में आप पहले से जानते हो,
आज मैं जस्ट उसका एक ओवरव्यू कराऊंगा। जैसे मैं बताता हूं हाइड्रोलिसिस के बारे में। तो हाइड्रोलिसिस के बारे में कौन नहीं जानता, ऑक्सीडेशन के बारे में कौन नहीं जानता, डिहाइड्रेशन, ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन, रेसिमाइजेशन, इपीमेराइजेशन, पॉलीमेराइजेशन, डिकार्बोसिलेशन और फोटोलिसिस जैसे ऐसे कई सारे केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को डिग्रेड कर सकते हैं। इसीलिए हमें अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को बचाने के लिए पहले से हमें एंटीऑक्सीडेंट का यूज करना होगा ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है ऑक्सीडाइज ना हो जाए। अलग हाइड्रोलिसिस से बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, फोटोलाइसिस से बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं। इट मींस ये सारे केमिकल रिएक्शंस आपके फॉर्मुलेशन में हो सकते हैं। चैप्टर का नाम है प्री फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन से बनाने से पहले जो टेस्टिंग कर रहे हैं अपने ड्रग फॉर्मुलेशन को डेवलप करने के लिए कि हमारा जो ड्रग है वो टैबलेट बनेगा कि कैप्सूल बनेगा कि इंजेक्शन बनेगा कि सॉल्यूशन बनेगा। और सॉल्यूशन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इन दोनों प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्यूशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक जानते हैं जिसमें हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन आता है। तो इन सब चीजों की रोकथाम करने के लिए, इन सारी चीजों से बचाने के लिए हमें कई तरह के मॉडिफिकेशन करने होते हैं अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ और ये सारी चीजें हम सीखते हैं प्री फॉर्मुलेशन चैप्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक आ जाइए हाइड्रोलिसिस। हर किसी को हर टॉपिक को तो बता पाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन जो पॉसिबिलिटी होगी बेटा उन सारी चीजों को हम लोग जरूर से बताएंगे। हम लोग बात करेंगे बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब होता है बेटा वाटर। दुनिया जानती है हाइड्रो का क्या मतलब होता है, वाटर, और लाइसिस का मतलब होता है टूटना। वाटर का टूटना, वाटर का ब्रेकडाउन होना, यही टर्म हमारा क्या कहलाता है, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। मतलब हमारे ड्रग मॉलिक्यूल का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर। इसके लिए बोलेंगे बेटा हमारे ड्रग मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर, दैट इज नोन एज द हाइड्रोलिसिस। मान लो कोई बल्की मटेरियल है, कोई भी बेटा क्या है हमारा बल्की मटेरियल है, और इस बल्की मटेरियल मान लो ये आर हमारा बल्की मटेरियल है, ये हाइड्रोलाइज्ड होके तो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर डैश में हमारा कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोलाइज्ड हो गया। और एक चीज बहुत ही कॉमन है कि हाइड्रोलिसिस बोल लो या ऑक्सीडेशन बोल लो या लिक्विड डोसेज फॉर्म में हमारा मेजर होता है। इस पार्ट पे हमेशा ध्यान देना कि हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन जो होगा मेजरली हमारे लिक्विड डोसेज फॉर्म में देखने को मिलेगा। इसीलिए हमें हाइड्रोलिसिस से बचाने के लिए सॉल्वेंट में थोड़ा सा बदलाव लाना होता है। मान लो वाटर पूरी तरह से हमारा सॉल्वेंट वाटर है तो हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस हमारे बहुत ज्यादा रहेंगे। तो वाटर के साथ साथ हम दूसरे सॉल्वेंट को ऐड करते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस ना हो सके या कम हो सके। इससे हम अपने ड्रग प्रोडक्ट को हाइड्रोलिसिस होने से बचा लेते हैं। तो हुआ ना ये प्री फॉर्मुलेशन, हुआ ना हमारा प्रोडक्ट बनाने से पहले का एक्सपेरिमेंट। अगर पूरा वाटर डाल देते तो हमारा ड्रग प्रोडक्ट जो है हाइड्रोलाइज्ड होकर जल्दी से डिग्रेड हो जाता। लेकिन हमने क्या किया, पहले से ही टेस्टिंग कर ली कि वाटर के साथ में रिप्लेस करके कोई दूसरा सॉल्वेंट डाल दिया जिससे हम हाइड्रोलिसिस होने से बचा लिया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, बफर को ऐड कर सकते हैं, उसके फेज को चेंज कर सकते हैं। मान लो कि हमारा ये मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म है, इसको बाइफेजिक में कन्वर्ट कर दो। इस तरह से भी हम लोग हाइड्रोलिसिस का रोकथाम कर सकते हैं। आगे मैं दिखाता हूं पॉइंट वाइज, आपको जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, इन्हीं चीजों को पॉइंट वाइज में दिखाऊंगा तो शायद आपको और भी अच्छा समझ में आएगा और भी अच्छे तरीके से आप उस चीज को कोरिलेट कर पाओगे। तो मैंने बोला कि बेटा ऐसे ड्रग जो कि लिक्विड फॉर्म में है ना, वो क्या होते हैं, हाईली ससेप्टेबल होते हैं। अब देखो ये कौन से क्लास के ड्रग है, तो मैंने बोला कि जो वाटर को लिया, वाटर को क्या किया बेटा, मैंने वाटर को लिया और हाइड्रोलिसिस से बचाया। वाटर का लिया होने से हाइड्रोलिसिस हो जाता है, समथिंग ऐसा बोल सकते हो। तो L4 हो गया लैक्टोन, E4 हो गया ईस्टर और A4 हो गया एमाइड। L4 लैक्टोन, E4 ईस्टर, A4 क्या हो गया एमाइड। ऐसे ड्रग जहां पे लैक्टोन ग्रुप, ईस्टर ग्रुप, एमाइड ग्रुप हमें देखने को मिलता है। जैसे हम लोग बात करें बेटा एस्पिरिन, एट्रोपिन, प्रोकेन, एमाइड्स वाले ग्रुप में देखोगे तो क्लोरामफेनिकॉल है, एम्पिसिलिन है, बार्बिटूरिक एसिड, सिफेलोस्पोरिन्स है। ये सारे जो ड्रग्स होते हैं दे आर हाईली ससेप्टेबल फॉर द हाइड्रोलिसिस बिकॉज इसमें ईस्टर ग्रुप होता है, एमाइड ग्रुप होता है, लैक्टोन ग्रुप होता है। तो इन सारे ड्रग्स के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा चला जा सकता है कि इनमें से कौन कौन से ड्रग है जो हाइड्रोलिसिस से बहुत ज्यादा ससेप्टेबल है। तो LEA, L फॉर लैक्टोन, E फॉर ईस्टर और A फॉर क्या हो जाएगा एमाइड ग्रुप। ऐसे ड्रग जहां पे लैक्टोन, ईस्टर और एमाइड ग्रुप होगा दे आर हाईली ससेप्टेबल फॉर द हाइड्रोलिसिस। अब जैसे हम लोग बात करेंगे प्रोकेन हाइड्रोलाइज होकर पावा प्लस डाइमिथाइल एमिनो इथेनॉल में चेंज हो जाएगा। एस्पिरिन का बात करेंगे तो सैलिसिलिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस में भी आपसे बनाए जा सकते हैं। इससे हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो इससे थोड़ा सा और भी समझ में आ जाएगा। चलो देखो ये साइड भी हो गया, सर थोड़ा साइड हो जाइए, हमें देखना है। चलो लो हो गया साइड। CABC, CABC मतलब क्या हो गया, क्लोरामफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, बार्बिटूरेट और सिफेलोस्पोरिन। CABC, क्लोरामफेनिकॉल, एम्पिसिलिन, बार्बिटूरिक एसिड और सिफेलोस्पोरिन, ऑल आर हैविंग द एमाइड ग्रुप। बहुत सारे ड्रग हो सकते हैं बेटा, ऐसा कोई नहीं है कि यही 4-5 ड्रग हो सकते हैं। जहां जहां लैक्टोन, ईस्टर, एमाइड ग्रुप सब है दे आर हाईली ससेप्टेबल फॉर द हाइड्रोलिसिस। क्लियर है बेटा। चलो अब बात करते हैं बेटा हम लोग रेमेडीज, उपचार। अगर कोई बीमारी है तो उसकी रेमेडी की जाती है, उसका उपचार किया जाता है। तो मैंने पहला ही रेमेडी आप लोगों को पहले ही मैंने रिवील कर दिया है कि बेटा रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर, वाटर का रिप्लेसमेंट करना है बाय द यूज ऑफ वाटर मिसेबल सॉल्वेंट।
वाटर ही वाटर होगा तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगा। वाटर के साथ में 60 ml ऑफ द वाटर अप टू द 100 ml 10 to 20% रिमूव वाटर बाय द यूज ऑफ द वाटर मिसेबल सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल। हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, अल्कोहल ऐड कर देंगे तो वाटर सॉल्वेंट के रूप में रिप्लेस हो गया, हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस स्लो हो जाएगी। पहला रेमेडी हो जाएगा। दूसरा रेमेडी है बेटा कि वाटर को रिमूव कर देते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस से। आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा जेल्सिकेशन प्रोसेस, जिसको लायोफिलाइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। बेटा ये पैरेंटल प्रोडक्ट्स जब आप स्टडी करोगे उस समय एक टर्म आता है लायोफिलाइजेशन एंड द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन इट इज सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस में हम क्या, इस लायोफिलाइजेशन प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग कि कोई भी लिक्विड प्रोडक्ट अगर है उसको डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं। आज आपके घर में मिल्क वाला नहीं आया, ठीक है, मम्मी को चाय पीना है, दादी को चाय पीना है, नानी को चाय पीना है, ठीक है, दूध वाला आया ही नहीं मिल्क देने के लिए। अब क्या होगा, कहां से चाय बनेगा? मम्मी ने बोला बेटा वो अमूल का पाउडर लेके आओ। अमूल का जो पाउडर है वो मिल्क वाला पाउडर, दैट इज द लायोफिलाइज्ड पाउडर, जिसको आप अपने टी में मिलाते हो और ऐसा मिला के चाय पी डाला, दैट इज द लायोफिलाइज्ड। तो लायोफिलाइज मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म, कि लिक्विड से डायरेक्ट हम पाउडर फॉर्म में चेंज कर देते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के द्वारा, एंड द प्रोसेस इज नोन एज द लायोफिलाइजेशन, जिसको फ्रीज ड्राइंग मेथड भी बोला जाता है। -50 डिग्री टेंपरेचर पे हम लोग इसको ड्राई कर देते हैं, -50, फ्रीज ड्राइंग, लायोफिलाइजेशन, जेल्सिकेशन मेथड, कई सारे नाम है इसके, फ्रीज ड्राइंग मेथड। आगे समझ में? मिल्क पाउडर, रिमूवल ऑफ वाटर बाय द लायोफिलाइजेशन मेथड, दैट इज द फ्रीज ड्राइंग मेथड। मतलब लिक्विड पार्ट को रिमूव कर दिया फ्रॉम द डोसेज फॉर्म, ड्राई पाउडर फिर से रिकंस्टिट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा बफर को ऐड करके कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी को सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा ड्रग डिसॉल्व स्टेट में है तो हाइड्रोलिसिस होने के ज्यादा चांसेस हैं, इसीलिए मोनोफेजिक डोसेज फॉर्म को बाइफेजिक डोसेज फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर देते हैं। इसके अलावा यूजिंग द इनसॉल्युबल डेरिवेटिव्स एज द सस्पेंशन, इनसॉल्युबल डेरिवेटिव्स को ऐड कर देते हैं सस्पेंशन में, जिससे हमारी क्या हो जाती है, जो हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस जो होते हैं और भी कम हो जाते हैं। तो ये पांचों फैक्टर्स को ध्यान में रख सकते हैं। इस जगह से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, इससे आपको और भी चीजें सब सही होंगी। आइए हम लोग बनाते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ द ड्रग डिग्रेडेशन इन द एक्वस सिस्टम? ऑक्सीडेशन, फोटोलिसिस, हाइड्रोलिसिस और पॉलीमराइजेशन। मैंने आप लोगों को बताया जस्ट अभी कि दो ऐसे मेजर कॉजेज हैं जो कि ड्रग डिग्रेडेशन का एक्वस सॉल्यूशन में करते हैं। एक है तुम्हारा हाइड्रोलिसिस और दूसरा है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोलिसिस जिसमें सबसे ज्यादा होगा, हाइड्रोलिसिस जिसमें क्या होगा बेटा, सबसे ज्यादा होगा, तो हाइड्रोलिसिस इज द करेक्ट आंसर। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाओ। वन ऑफ द रेमेडीज फॉर प्रिवेंटिंग द हाइड्रोलिसिस इज, हाइड्रोलिसिस से रोकना है तो क्या करोगे? इंक्रीजिंग पीएच टू द 12, कीपिंग ड्रग इन द एक्वा सॉल्यूशन, सेपरेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी, मिक्सिंग विद द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओनली। नित्या, सुजल बहुत बढ़िया, पूजा, सुभाष, शीतल गुड, जॉनी दीप गुड, शीतल, स्नेहा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। आंसर क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी। जिसने भी अभी ध्यान से सुना है उसके लिए तो ये हलवा टाइप का क्वेश्चन है, आराम से बनेगा, इजीली बनेगा, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, इजीली बनाओगे। ठीक है, ऑन ऑक्सीडेशन एड्रेनालिन इज कन्वर्टेड टू व्हिच कंपाउंड दैट पॉलीमराइजेस टू फॉर्म ए ब्राउन पिगमेंट? On oxidation, adrenaline is converted to which compound that polymerizes to form a brown pigment? Adrenaline किसमें कन्वर्ट हो जाता है? On oxidation, adrenaline is converted to which compound that polymerizes to form a brown pigment? Adrenochrome. इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट आता है, which of the following functional group is most susceptible to hydrolysis? इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है हाइड्रोलिसिस के लिए? कीटोनिक ग्रुप, अल्कीन्स ग्रुप, एस्टर ग्रुप और ईथर ग्रुप। Which of the following functional group is more susceptible to the hydrolysis? इनमें से कौन सा ग्रुप हाइड्रोलिसिस के लिए सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है? कीटोन्स है, अल्कीन्स है, ईस्टर है और ईथर है। आंसर क्या हो जाएगा? वाटर लिया है ना, आंसर हो जाएगा ईस्टर। वेरी गुड एवरीवन। हर्षिता वेरी गुड, प्रमोद, श्रद्धा, भावेश गुड, प्रशांत चलो बहुत अच्छे, पृथ्वी बहुत बढ़िया बेटा गुड, रोशन, भावेश, अयान गुड, निधि चलो बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अंडरगोज द हाइड्रोलिसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एस्टर ग्रुप? एम्पिसिलिन, बार्बिटूरिक एसिड, प्रोकेन और सेफेलोस्पोरिन। Which of the following drug undergoes the hydrolysis due to the presence of an ester group? ester group की वजह से बात हो रही है। एम्पिसिलिन, बार्बिटूरिक एसिड, प्रोकेन और सेफेलोस्पोरिन। आंसर हो जाएगा बेटा क्या आपका? प्रोकेन, बहुत बढ़िया। What is the primary chemical process involved in the hydrolysis of the drug? What is the primary chemical process involved in the hydrolysis of the drug? Oxidation, reduction, reaction with the water or photolysis?
इतना आसान भी कोई क्वेश्चन होता है क्या? हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है? वाटर के प्रेजेंस में डिग्रेडेशन। नेक्स्ट आ जाइए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू मिनिमाइज द हाइड्रोलिसिस इन ए लिक्विड डोसेज फॉर्म? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू मिनिमाइज द हाइड्रोलिसिस इन ए लिक्विड डोसेज फॉर्म? Which of the following would be the most effective method to minimize the hydrolysis in a liquid dosage form? Increasing temperature, using lyophilization, adding more water, storing in the open container. आंसर क्या हो जाएगा? हमें क्या करना है? लायोफिलाइजेशन करना है। लायोफिलाइजेशन कर देंगे तो वो ड्राई पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इन विच टाइप ऑफ द डोसेज फॉर्म डज हाइड्रोलिसिस अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली? सॉलिड टैबलेट, ऑइंटमेंट, लिक्विड सॉल्यूशन या सपोजिटरीज? हाइड्रोलिसिस जो है सबसे ज्यादा कहां पे फ्रीक्वेंटली देखा जाएगा? ऑइंटमेंट में देखा जाएगा, सॉलिड डोसेज फॉर्म में देखा जाएगा, सपोजिटरीज में कहां देखेंगे? तो दिखेगा कहां पे बेटा? लिक्विड डोसेज फॉर्म में। नेक्स्ट आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट द हाइड्रोलिसिस बाय डिक्रीजिंग ड्रग सॉल्युबिलिटी? पहला है बफर एडिशन, दूसरा है यूज ऑफ द सर्फेक्टेंट, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल डेरिवेटिव्स एज सस्पेंशन, डी है इंक्रीजिंग टेम्परेचर। डिक्रीजिंग ड्रग सॉल्युबिलिटी लिखी हुई है, ध्यान देना इस चीज को। क्या पूछा गया हुआ है? बाय डिक्रीजिंग द ड्रग सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को रिड्यूस करके। तो इनसॉल्युबल डेरिवेटिव्स बनाओगे तभी तो सॉल्युबिलिटी भी रिड्यूस होगी, तो बफर होने का तो चांसेस ही नहीं है ना? हाँ, बफर हाइड्रोलिसिस को कम करेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया हुआ है हाइड्रोलिसिस बाय डिक्रीजिंग द ड्रग सॉल्युबिलिटी, तो आंसर हो जाएगा इनसॉल्युबल डेरिवेटिव्स को बनाएंगे तभी तो उसकी सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होगी। ठीक है, अब हम लोग अगला पार्ट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन, और बचा हुआ जो पार्ट है वो सारी चीजें कल की क्लास में, और कल की क्लास में प्री फॉर्मुलेशन आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा प्री फॉर्मुलेशन कल की क्लास में फिनिश, उसके बाद में कोई नया टॉपिक स्टार्ट हम लोग करेंगे जो एकदम से आपसे ऐसे टॉपिक जिससे आपको प्यार होता है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, कैप्सूल है, पेरेंटल्स है, एरोसॉल है, टैबलेट, ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, तो कृष्णा मैंने बताया भी आपको कि इट में भी पॉसिबल कि कोई इश्यू होगा, बात कर लेना। इट में बी फ्रॉम योर साइड, इट में बी फ्रॉम आवर साइड, है ना? किताबें मैं तो नहीं पहुंचाता हूँ जाके, पोस्टमैन तो मैं नहीं हूँ। ठीक है, आपने ऑर्डर किया होगा किताबें तो पोस्ट के जरिए या ब्लू डार्ट कुरियर से गया होगा, सभी को जाता है, आपको भी गया होगा। इट में भी पॉसिबल कुछ इशू हो गया होगा, एक बार सपोर्ट टीम से बात कर लेना। ठीक है, चलो, आई नो नितिन, चलो बहुत बढ़िया, देखते हैं उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे जो भी टॉपिक होगा। ठीक है बेटा, चलो, ऑल द बेस्ट, सबको अच्छे से समझ में आया होगा। प्री फॉर्मुलेशन को अच्छे से पढ़ाई करो। बहुत सारे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी कॉपी, अपना नोट्स वोट्स बना के लाइन द लाइन एकदम याद कर रहे हैं, मैंने देखा है उन बच्चों को। तो इसीलिए, और मुझे अपनी बुक की, अपनी नोटबुक की फोटो कॉपी भी भेजते रहते हैं पिक ले लेके। तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग कि सबसे बोल रहा हूँ बेटा मैं कि बेटा देखो, एक मेरे पास कॉल आया था, अच्छा तुम्हारा कॉल आया था रोशन बेटा। अभी क्या है ना, मैं बताऊं, 11 एग्जाम्स के पोस्ट आए हुए हैं, 11 एग्जाम्स, अलग अलग एग्जाम, जम्मू कश्मीर में, महाराष्ट्र में DI का, तो एम्स का, तो रेलवेज का, इतने सारे पोस्ट आए हुए हैं ना अभी बेटा। बहुत दिन भर मैं कॉल में लेते लेते परेशान हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा